पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली और सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो कोई भी टाइप का एसी सर्किट हो उसमें हमें देखना पड़ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना पड़ता है कि फेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जैसे रेजिस्टर में वोल्टेज की इक्वेशन तो हम हर बार एक से ही लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और उसकी हेल्प से फिर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करंट की इक्वेशन पता लगाएंगे। जैसे रेजिस्टर में तो सिंपली वी बाई आर था, तो उससे आ जाता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस किया, करंट की वैल्यू आ गई। और कैपेसिटर ओनली में जो वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू लगातार चेंज होती है, तो हमने उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकाला, तो वही करंट के बराबर हो गया डी क्यू बाई डी टी करके, और फिर फेज डिफरेंस देख लिया कितना था। अब इसी तरह से हम इंडक्टर ओनली सर्किट यूज करते हैं। इंडक्टर ओनली सर्किट का मतलब है कि सिर्फ एक इंडक्टर होगा सर्किट में। इंडक्टर मतलब होता है कॉइल, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये है इंडक्टर, एल इसका इंडक्टेंस है, और इस सर्किट में हम एक एसी सोर्स लगा देते हैं। ये एसी सोर्स इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है एसी सोर्स का। इसमें प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एसी में डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है। और यहाँ जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी इक्वेशन है सपोज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक है। लेट एसी वोल्टेज, ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें करंट इन द सर्किट पता लगाना है। तो इंडक्टर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर से जब वेरिएबल करंट पास होती है, वायरिंग करंट जब इंडक्टर से पास होती है, तो इंडक्टर में जो अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो लगातार चेंज होता है, और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ किस नेचर का होता है? लेंज लॉ को फॉलो करता है। और लेंज लॉ क्या बोलता है कि जिस रीजन से इंड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है? ये वोल्टेज है, ठीक है। इस वेरिएबल वोल्टेज की वजह से यहाँ पर वेरिएबल करंट है, और वेरिएबल करंट की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उससे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये। और दूसरी बात है कि यहाँ पर लिखा है इंडक्टर ओनली, यानी यहाँ जो इंडक्टर है ये प्योर इंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इंडक्टर ओनली सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं। इंडक्टर ओनली का मतलब है ये जो हमारा कॉइल है ये प्योर इंडक्टर है। अब प्योर इंडक्टर का मतलब क्या हुआ? प्योर इंडक्टर का मतलब है ये कॉइल जिस वायर से बनी है उसका रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि अभी हम थ्योरी में ये चीज पढ़ रहे हैं कि इंडक्टर ओनली है, बाद में धीरे धीरे हम उन सभी चीजों को कंबाइन करेंगे। तो फिलहाल ये हमें मानना है कि इंडक्टर जो है वो प्योर इंडक्टर है, और जिस वायर से कॉइल बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है। तो अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ्स लॉ यूज करें, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? सबको याद होगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ईएमएफ, ठीक है, ये होता है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सर्किट में जितने रेजिस्टेंसेज हैं उनसे पास होने वाली करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यानी आई आर जितने होंगे, इस पूरे सर्किट में जितने आई आर हैं उन सबका सिग्मा करना होगा, यानी सबको ऐड करना है। और इधर जितने ईएमएफ सोर्सेज हैं उनके ईएमएफ्स को ऐड कर देना है, और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसे ईएमएफ सोर्सेज हैं जो एक दूसरे के अपोजिट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो विद माइनस साइन यानी अलजेब्राइक सम किया जाता है, वैसे आईआर का भी अलजेब्राइक सम किया जाता है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, अब उसी बात को हमें यहाँ यूज करना है। तो इस सर्किट में जैसा अभी बोला कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो सिग्मा आई आर वाली बात तो सारी जीरो हो गई, ठीक है, लेफ्ट साइड जीरो हो गई, सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब ईएमएफ वाली बात को ध्यान से समझना। दो ईएमएफ हैं, एक तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये वाला वी नॉट साइन ओमेगा टी, अप्लाइड वोल्टेज ये है। और दूसरी चीज है कि इस इंडक्टर कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, वो होगा। यानी इस सर्किट में दो ईएमएफ सोर्सेज हैं, एक अप्लाइड वोल्टेज है और एक जो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो कितना होता है ये भी डिस्कशन हो चुका है पहले ही इंडक्शन वाले चैप्टर में, तो फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं
EMF induced in the coil. EMF induced in the coil ने पढ़ा था इंडक्शन वाले चैप्टर में, E इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, इतना EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड EMF और ये अप्लाइड वोल्टेज, दो वोल्टेज सोर्सेज, दो एनर्जी सोर्सेज हैं इस सर्किट में। तो इधर राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, एक तो अप्लाइड वोल्टेज हो गया V, और दूसरा जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF अलजेब्राइक सम करेंगे तो यहाँ पे अलजेब्राइक सम करने से माइनस एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज के को अपोज करता है इंड्यूस्ड EMF, इसलिए माइनस एल डी आई ओवर डी टी आया है। तो इस इक्वेशन में देखें कि हमें V पता है और L इस कॉइल का इंडक्टेंस है और I जो है वो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, इसी की वैल्यू हमें पता लगानी है। बट यहाँ पर हमें I नहीं पता है, हमें पता है डी आई ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता है, डी आई ओवर डी टी हमें पता है वो कितना आ रहा है। देखो इसी इक्वेशन 3 को रीअरेंज किया तो एल डी आई ओवर डी टी इक्वल टू वी आ रहा है, और V की वैल्यू चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से, ये जो इक्वेशन आई है इसकी हेल्प से हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो डी आई ओवर डी टी हमें पता है, I निकालना है, तो I कैसे निकलेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन को, देयरफॉर डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन, ये मान लो 5 नंबर है, इंटीग्रेट इक्वेशन 5 फॉर आई की वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, करंट की वैल्यू 0 से बढ़कर I हो जाती है और टाइम 0 से t हो जाता है, इसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा, I इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, लिमिट से अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, वी नॉट, और इधर ओमेगा कॉमन ले लिया, इधर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, वी नॉट बाई ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, माइनस भी ले लो साथ में, माइनस कॉस ओमेगा टी जो है उसको हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो ये हमने क्या किया, वोल्टेज साइन के टर्म्स में था, करंट को भी साइन के टर्म्स में लिख लिया, जिससे कि हम फेज को कंपेयर कर सकें। अब इस वाली चीज को जरा ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस से अगर देखें तो लेफ्ट साइड में तो है हमारे पास करंट, और इसलिए राइट साइड में भी डायमेंशंस करंट के ही होने चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये होगा डायमेंशनलेस। ठीक है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट बचा इसके डायमेंशन करंट वाले होने चाहिए। अब इसमें V नॉट ऑलरेडी हमें पता है कि ये वोल्टेज है, तो करंट कब आएगा, जब वोल्टेज को हम डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस से, यानी ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एल, दिस हैज टू बी ए क्वांटिटी सिमिलर टू रेजिस्टेंस। बट अभी हमने क्या डिस्कशन किया था ऊपर कि इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, प्योर इंडक्टर है, यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता, बट ये ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन रेजिस्टेंस वाला है। और ये क्यों आ रहा है, ये इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की वजह से आ रहा है, यानी L जो है इसमें वो है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट रेजिस्टेंस जैसी कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी सिमिलर टू रेजिस्टेंस, जिसका डायमेंशन और यूनिट रेजिस्टेंस वाला ही है। तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, हेयर ओमेगा एल, ओमेगा एल को हम लिखेंगे XL। ठीक है, XL क्या चीज होगा, इसको हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे
कैपेसिटर ओनली सर्किट में हमने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे लिखा गया था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे लिखा? XC इक्वल टू 1/ωc, ये था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ωL है। ये अभी समझ में हो सकता आ रहा हो, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये गलती हो जाती है कि XC को भी ωc लिख देते हैं। जैसे XL ωL है, वैसे ही XC को ωc लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो ये याद रहे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज 1/ωc, ठीक है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है ωL। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा तो XC इक्वल टू हो जाता है 1/2πfc, और XL को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा तो हो जाएगा 2πfl। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक ऐसी चीज है, ऐसी क्वांटिटी है जो इंडक्टर के इंडक्टेंस की वजह से आती है। ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, हिंड्रेंस ही है, बट ये वैसा नहीं है जैसा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस में करंट को यानी चार्ज फ्लो को हिंड्रेंस क्यों मिलता है? क्योंकि रेजिस्टर के अंदर जो पॉजिटिव एटम्स अपनी जगह में बैठे हुए हैं, उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम बचा पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो वो अपनी जगह में रहते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो जो पॉजिटिव एटम्स हैं उनकी वजह से हिंड्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर प्लेट पर जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो नया आने वाला पॉजिटिव चार्ज को पहले से जो मौजूद चार्ज है वो अपोज करता है, तो इस वजह से रिएक्टेंस होता है। इंडक्टर में भी रिएक्टेंस है, यानी कि करंट के लिए हिंड्रेंस है, बट उसका नेचर क्यों है? क्योंकि यहाँ वो वैसे अपोज क्यों करता है? क्योंकि जब करंट चेंजिंग हो रहा होगा कॉइल के अंदर से, तब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि उस कॉज को अपोज करेगा, जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉज हमारा था क्या? वो वायरिंग करंट था, एसी करंट है वो, ऐसे एसी करंट लगातार चेंज हो रहा है। तो एसी करंट जब पॉजिटिव जा रहा होगा, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो बैक ईएमएफ उसके अपोजिट करंट फ्लो कराना चाहेगा, और जब एसी का डायरेक्शन पलट जाएगा, यानी कि फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, तब फिर बैक ईएमएफ फिर से उसको अपोज करेगा। तो इस वाले अपोजिशन की वजह से होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम ही होगा। ठीक है, तो इस सारे डिस्कशन को जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ एसी करंट इन दिस सर्किट। ये जो हमारा सर्किट है जिसमें इंडक्टर ओनली है, तो करंट की इक्वेशन आ गई हमारी क्या? V0/XL। अब हमने ओमेगा एल को XL लिख दिया है, ठीक है, L सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। V0/XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, अब V0/XL को हम लिख देंगे, ये मैक्सिमम वोल्टेज बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो इसको हमने मैक्सिमम करंट लिख दिया, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो एसी वोल्टेज कितना था? एसी वोल्टेज था हमारा इतना, V0 साइन ओमेगा टी। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है क्या, कि ये जो वोल्टेज और करंट है, इनका जो फेज है, ये ओमेगा टी वोल्टेज का फेज है, और करंट का फेज ये है ओमेगा टी माइनस π/2। तो फेज में डिफरेंस है, दोनों के फेज में डिफरेंस है कितना? π/2 का। और इस फेज डिफरेंस से ये भी पता चल जाता है कि किसका फेज ज्यादा है, किसका फेज कम है, यानी कि कौन क्वांटिटी लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, करंट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है? फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 6 क्या पता चलता है कि वोल्टेज लीड्स, ठीक है, कैपेसिटर ओनली में क्या था? करंट लीड्स द वोल्टेज, यहाँ पे क्या है? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज, हाउ मच फेज? π/2।
π/2 फेज से वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। तो जब फेज डिफरेंस पता चल गया तो पावर फैक्टर भी पता चल जाएगा। तो बाई फेज π/2 इतना आ गया, दैट इज फाई, यानी कि फेज डिफरेंस इज π/2। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया फेज डिफरेंस। ठीक, देयरफॉर पावर फैक्टर, तो अब पावर फैक्टर भी निकाल लो। पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो cos π/2, तो पावर फैक्टर हो गया हमारा 0, तो पावर फैक्टर भी निकल गया। अब क्या निकाल सकते हैं इससे निकाल सकते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन पर साइकिल। ठीक है, एवरेज पावर कंजम्पशन पर साइकिल। तो P बार जब निकालोगे तो P बार का फार्मूला है VRMS IRMS cos फाई पावर फैक्टर। तो cos फाई तो हो गया 0, तो एवरेज पावर भी आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब है कि इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, no power is consumed, no power is consumed in a cycle। ठीक है, पावर कंजम्पशन इंडक्टर ओनली सर्किट में भी 0 होता है। कैपेसिटर ओनली सर्किट में भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल 0 आया था, यहाँ भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल 0 आ रहा है। ठीक है, बिकॉज फेज डिफरेंस है π/2। लेकिन जो रेजिस्टर ओनली वाला सर्किट था उसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता था। ठीक है, अभी इन बातों को हम फिर से समराइज करेंगे। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं, फेजर डायग्राम बना लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बात है, आगे हमारे काम आएगा। फेजर डायग्राम इस केस के लिए, इंडक्टर ओनली सर्किट के लिए। तो फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे दो एक्सिस बना लो और इस डायरेक्शन में दिखा दिया, मान लो कि वोल्टेज, तो वोल्टेज इस केस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है π/2 फेज से, तो ये वोल्टेज दिखा दिया, और इससे π/2 फेज नीचे की तरफ, ठीक है, ये हमने करंट दिखा दिया। तो ये π/2 फेज लैगिंग करंट हमने दिखा दिया। तो ये वाला जो तरीका है इसमें हम सिर्फ फेज डिफरेंस शो कर रहे हैं। अगर हमें एक्चुअल फेज शो करना है तो एक्चुअल फेज कैसे शो होगा, ये बनाएंगे हम अपने एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस बन गए और इधर हमने बना दिया वोल्टेज, ये वोल्टेज बना दिया, वोल्टेज का फेज बना दिया ओमेगा टी। इससे वोल्टेज के फेज से π/2 फेज पीछे करंट को बनाना है। तो वोल्टेज की जो लाइन है इससे π/2 फेज पीछे इस तरफ बना देंगे करंट। तो वोल्टेज से π/2 एंगल नीचे की तरफ हमने करंट बना दिया। ठीक है, तो वोल्टेज जो है यहाँ पर इसका फेज हो गया ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, और जो करंट यहाँ पर है उसका फेज हो गया, क्या इक्वेशन लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, इस तरह से ये बनाया जा सकता है फेजर डायग्राम। तो ये हमने पढ़ लिया सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो बात याद रहेगी, तीन हमारे पास मेन बातें आ गई। तीन बातें क्या आ गई कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली जो होगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चलो, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली में फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0, यानी वोल्टेज और करंट विल बी इन द सेम फेज। यहाँ पर लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, रेजिस्टर ओनली अगर है सर्किट में, और दूसरी बात कैपेसिटर ओनली अगर है सर्किट में, और तीसरी बात इंडक्टर ओनली है सर्किट में। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V0 साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन क्या होगी, I0 साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस कितना हो, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं V I और फाई, इस केस में फाई कितना होगा, 0 होगा, और पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं, पावर फैक्टर अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एवरेज पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो जाएगा, कितना होगा, VRMS इंटू IRMS, यानी I² RMS। अच्छा, कैपेसिटर ओनली में वोल्टेज की इक्वेशन V0 साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन I0 साइन ओमेगा टी
प्लस पाई बाय 2, करंट लीड्स द वोल्टेज, फेज डिफरेंस पाई बाय 2, पावर फैक्टर 0, एवरेज पावर कंजम्पशन 0। इंडक्टर ओनली में वोल्टेज की इक्वेशन अगर साइन ओमेगा टी लेते हैं तो करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसमें वोल्टेज लीड करता है, और फेज डिफरेंस पाई बाय 2, पावर फैक्टर 0, एवरेज पावर कंजम्पशन भी 0। ठीक है, तो ये समरी हो गई इतने एसी सर्किट जो हमने पढ़े हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस ओनली हो, कैपेसिटर ओनली हो, इंडक्टर ओनली हो। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए यही काम कैसे किया जाए, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर और ये सब कैसे निकाला जाए, अब वो करेंगे। तो मान लो पहले हम ले लेते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली, इसको शॉर्ट में आरसी सर्किट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बना लेते हैं एक सर्किट। ये है मान लो हमारा रेजिस्टर और इसके साथ में हमने लगा दिया एक कैपेसिटर। ठीक है, और इस पूरे सर्किट को हमने जोड़ दिया एक एसी सप्लाई से। ये हमारा एसी सप्लाई का सिंबल हो गया, ये एसी सप्लाई हो गया। ठीक, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है मान लो VR और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है मान लो VC, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें हमें वही बातें याद रखनी है कि फेज डिफरेंस किस केस में कितना होता है, फेजर डायग्राम कैसा था, यही बात हमें मेन याद रखनी है। तो अब जो डीसी सर्किट हमारा होता है, यहाँ पर मान लो हमारे होता है एक डीसी सर्किट था, तो उसमें मान लो एक रेजिस्टेंस था हमारा R1 और दूसरा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था R2, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया था। डीसी सर्किट में बैटरी यूज करते हैं, तो ये हम क्यों बता रहे हैं, कंपैरिजन के लिए। तो इस बैटरी का वोल्टेज है मान लो V, और यहाँ R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2। तो डीसी में क्या होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं हो सकता। एसी में V इक्वल टू VR प्लस VC नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ये बात सिमिलर है स्केलर और वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके जैसा। ठीक, क्योंकि डीसी में एक ही फेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होता है। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमेशा ही सेम फेज में होते हैं, तो इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं है, उसकी वजह से VR और VC भी सेम फेज में नहीं है। ठीक है, तो VR जो होता है वो करंट के साथ सेम फेज में रहता है, और VC जो है वो करंट से पाई बाय 2 फेज पीछे रहता है, यानी कि VR और VC का फेज सेम नहीं है। तो अगर फेज सेम नहीं है तो उनको डायरेक्ट ऐड करने से V वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। तो इन्हें जो वेक्टर वाला मेथड होता है एडिशन का, उसी तरह का एक मेथड यहाँ पर यूज होगा। तो ये वेक्टर तो नहीं है, ये फेजर है, तो फेजर्स भी लगभग उसी तरह से ऐड किए जाते हैं जैसे वेक्टर्स होते हैं। तो फेजर डायग्राम की हेल्प से इस काम को करेंगे तो ये काम इजी हो जाएगा। तो पहले हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं इस केस के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास है एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर। तो फेजर डायग्राम में सिर्फ फेज डिफरेंस दिखाने से काम चलेगा, ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होगा उससे। तो हम इस तरफ ले लेते हैं मान लो V, इधर हमने V ले लिया, और जिधर V होता है उधर ही I होता है, किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। ठीक है, तो ये V नहीं, हम इधर ले लेते हैं VR। VR हमारा इस तरफ है, तो जिधर VR होगा उधर ही I होगा। क्यों होगा, क्योंकि phi is equal to 0 for VR and I। ठीक है, करंट और VR दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ध्यान से समझना। VR का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और I क्या है, इस सर्किट में करंट। तो करंट और वोल्टेज के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। तो हमने यहाँ पर VR और I को सेम लाइन पर बना दिया। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के लिए अगर देखें तो क्या होता है, phi is pi by 2 for VC and I। कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज है VC है, तो वो करंट के साथ उसका फेज डिफरेंस होता है।
और करंट उसमें लीड करता है, यानी कि जिधर करंट है उससे π/2 फेज पीछे VC होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर करंट हमारा ओरिजेंटल लाइन पर है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC वो π/2 फेज पीछे होता है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। अब जो V जो होगा वो VR और VC का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वर्ड यहाँ यूज कर रहा है, सम नहीं। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये जैसे वेक्टर्स में करते थे उसी तरह से होगा। तो रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, ये VR और VC के लिए पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये VR और VC के लिए पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ पर जैसे रिजल्टेंट बनाते थे वेक्टर में उसी तरह से रिजल्टेंट बना देंगे। तो ये हमने रिजल्टेंट बना दिया। ठीक, ये रिजल्टेंट फेजर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको ठीक कर दिया जाए। ये बन गया हमारा V। तो V क्या होगा, वो VR और VC का रिजल्टेंट होगा। तो इस फेजर डायग्राम की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि V की वैल्यू VR और VC के टर्म्स में क्या होगी। तो इस डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि जो V की वैल्यू होगी वो होगी VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, और अब इसमें VR और VC की वैल्यू लिख लेंगे। VR की वैल्यू क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर, और VC की वैल्यू क्या होगी, I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाली बात कहाँ से आई, ऐसे तो समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, करंट, और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू करंट। ठीक, यहां से आया। तो VR क्या हो जाएगा, IR, और VC क्या हो जाएगा, VC क्या हो जाएगा, IXC। यहां से ये वैल्यूज हमने लिख ली। अब आगे तो काम बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। I को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यही मेन बात है। अब इसके आगे कोई चाहे तो XC की वैल्यू लिखे 1/ωc, फिर ओमेगा की वैल्यू लिखे 2πfc। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर और थोड़ा सॉल्व करें तो हमें एक नया टर्म भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर I से डिवाइड कर दें इक्वेशन में बोथ साइड में, तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो राइट साइड में जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, राइट साइड में एक तो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या था, ये था कैपेसिटिव इंडक्टेंस। तो जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टेंस के वही डायमेंशंस होते हैं जो रेजिस्टेंस के होते हैं, यानी कि जो राइट साइड में जो क्वांटिटी है वो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस टाइप की क्वांटिटी है, समथिंग सिमिलर टू रेजिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पता ही है क्या होता है, इंडक्टेंस भी डिस्कस हो गया क्या होता है। तो ये जो क्वांटिटी है वो रेजिस्टेंस के जैसी है। और लेफ्ट साइड में देखो इधर भी है वोल्टेज बाय करंट, तो ये क्वांटिटी भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि राइट साइड में रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जैसी कोई क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पीडेंस, IMPEDANCE, इम्पीडेंस। ठीक, तो ये जो लेफ्ट साइड में V/I है इसको हम Z से डिनोट करते हैं, और राइट साइड में हमें मिल जाता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो अगर पूछा जाए इम्पीडेंस क्या होता है तो तुम बोलोगे इम्पीडेंस इज व्हाट, नेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एनी टाइप ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, एनी टाइप हमने इसलिए लिखा है कि आगे जब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कंबाइंड सर्किट तो उसमें आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उस केस में भी इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो नेट इफेक्ट होगा उसको भी इम्पीडेंस ही कहा जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो इम्पीडेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से है, इसलिए इसको हम कैपेसिटिव इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, कैपेसिटिव इम्पीडेंस।
और जो इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस मिलकर के इम्पीडेंस बनाता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस या इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टिव नेचर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा काम यहाँ तक हुआ। अब देखो, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमने निकाल लिया है क्या, इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल ली। हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें एवरेज पावर तक कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज पावर हमें अगर निकालनी है तो उसके लिए तो हमें चाहिए पावर फैक्टर। देखो, एवरेज पावर इन द सर्किट पर साइकिल कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो एवरेज पावर का फार्मूला तो ये था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो कॉस फाई हमें चाहिए पावर फैक्टर, तभी हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। और कॉस फाई के लिए हमें चाहिए फाई यानी कि फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस भी इसी फेजर डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। देखो, ये हमारा फेजर डायग्राम था, ये है फेजर डायग्राम। ठीक, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस निकालना है। तो ये जो हमारा येलो वाला फेजर है ये है वोल्टेज, और करंट कहाँ है, करंट ये था करंट हमारा वी आर के साथ सेम फेज में। तो इधर है करंट और इधर है वोल्टेज, तो इनके बीच में जो ये एंगल आ रहा है यही फेज डिफरेंस के बराबर है। तो फेज डिफरेंस यानी कि फाई इस ट्रायंगल से हम अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो tan फाई अगर निकालें इस ट्रायंगल से तो tan फाई की वैल्यू आ जाती है VC बाय VR। देखो, इस ट्रायंगल में ये रहा VC इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये रहा VR इस ट्रायंगल का बेस है। तो अगर यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकालने के लिए tan फाई की वैल्यू निकालें तो VC बाय VR आ जाती है। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, या डायरेक्टली कॉस फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसी ट्रायंगल से। कॉस फाई की वैल्यू अगर निकाल लें, देखो कॉस फाई अगर इस ट्रायंगल से निकाला, कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो है वी आर और हाइपोटेनस है वी, तो वी आर बाय वी, ये हमारा आ जाएगा कॉस फाई, और यही होगा क्या, पावर फैक्टर। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने पावर फैक्टर की वैल्यू निकाली, कॉस फाई की वैल्यू निकाली। कॉस फाई की वैल्यू क्या आ रही पावर फैक्टर से, अभी फेजर डायग्राम में देखा था बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या था, बेस था वी आर और हाइपोटेनस क्या था वी। अब वी आर की वैल्यू क्या होगी, वी आर की वैल्यू होगी आई आर, और वी की वैल्यू क्या होगी, देखो वी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमने वी बाई आई को लिखा था जेड यानी इम्पीडेंस, तो v की वैल्यू क्या होगी i इंटू जेड। अब i हमारा डिवाइड हो गया, इधर हो गया r बाय जेड। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर आ गया। अब चाहे तो इसमें z की वैल्यू लिख दो, तो हो जाएगा r, और z की वैल्यू इस केस में है r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर। ठीक, ये पावर फैक्टर हो गया। पावर फैक्टर के बाद एवरेज पावर निकालने हैं, देयरफॉर एवरेज पावर p बार, तो ऐसे लिख देना है बस। बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारी जो क्वांटिटीज हैं आर एक्स सी इन सब की वैल्यूज गिवन रहती है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस आर बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एवरेज पावर कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन क्वांटिटीज की वैल्यू दी रहेगी, आर और एक्स सी ये सब दिया रहेगा। एक्स सी अगर नहीं भी दिया है तो कैपेसिटेंस दिया रहेगा, कैपेसिटेंस में हम 1 बाई ओमेगा सी कर देंगे तो एक्स सी आ जाएगा। और अगर ओमेगा भी नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे 2 पाई एफ सी, यहाँ से एक्स सी कैलकुलेट हो जाएगा और आर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर ग्राफ बनाना हो, ग्राफ भी बनाया जा सकता है। तो एक काम करेंगे, सारे जो सर्किट्स हैं उनके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक साथ बना लेंगे फिर। ठीक है, कि उनके बीच में फेज डिफरेंस वगैरह क्या है, तो उसका ग्राफ हम बाद में बना लेंगे एक साथ, सारे सर्किट्स का एक साथ, तो कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। तो ये हमने कर लिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर। इसके आगे हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ये था हमारा रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ
रजिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है, आरएल सर्किट जिसको शॉर्ट में बोलेंगे। और फिर फाइनली हम करेंगे ऐसा एक सर्किट जिसमें तीनों होंगे, आर भी होगा, एल भी होगा, सी भी होगा, ठीक है, सीरीज में सभी कनेक्टेड होंगे। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना, जो नेक्स्ट आरएल सर्किट होगा वो भी लगभग इसी टाइप का होगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा फेज में डिफरेंस आ जाएगा, फेजर डायग्राम थोड़ा अलग होगा, अदरवाइज सब सिमिलर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।